नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है प्रयास हिंदी मीडियम जेई ड्रॉपर बैच में। मैं आपका प्यारा एसएम सर लेकर के आ गया हूं मूल कॉन्सेप्ट मूल संकल्पना टॉपिक का लेक्चर नंबर 9। ये हमारा इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम क्या क्या करेंगे सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे सर। तो आइए देखते हैं टुडेज गोल, आज का लक्ष्य क्या क्या है हमारा सर। तो सबसे पहला लक्ष्य जो है आज का वो है, हम क्या पढ़ेंगे सर, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ेंगे सर, रासायनिक संयोजन के नियम। तो गोल नंबर 1 हमारा क्या होगा, रासायनिक संयोजन के नियम। मतलब इसको हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो रासायनिक संयोजन के नियम। वैसे तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा जाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इससे सवाल आना ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, आते भी नहीं, मतलब नीट भी इससे सवाल नहीं पूछता, तो यही तो क्या ही पूछेगा, रासायनिक संयोजन के नियम। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि अरे सर ने तो बताया ही नहीं, अरे सर ने तो बताया ही नहीं। तो इस चीज को दूर करने के लिए सारी बातें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले ये, और दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा, दूसरे नंबर पे मैं लेके आऊंगा आपके लिए वापस से पीवाईक्यू एक्सप्रेस, अपनी नई गाड़ी पीवाईक्यू एक्सप्रेस। उसमें हम पीवाईक्यू सवाल करेंगे, वही नियम वही कानून। अच्छा, एक बच्चा, अभी मैं कमेंट ऐसे देख रहा था पिछले क्लास के, तो एक बच्चे का सवाल था कि भाई सर ओलियम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ओलियम एक नाम है सर। जैसे मान ले तेरा नाम है पप्पू, तो पप्पू को हिंदी में बोलूंगा तो भी पप्पू, अंग्रेजी में बोलूंगा तो भी पप्पू। तो ओलियम को अंग्रेजी में आलियम लिख देते हैं, मतलब हिंदी में आलियम ऐसे करके ओलियम लिख देते हैं, ठीक है, ओ करके ओलियम लिख देते हैं बस। ओलियम नाम दिया गया है सर एक मिश्रण का। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को अंग्रेजी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे और हिंदी में भी चमका, चमका सर। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। तो रासायनिक संयोजन के नियम में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहली चीज है वही है कि सर रासायनिक संयोजन के नियम। और इसमें जो सबसे पहला नियम पढ़ेंगे वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा देर चलेगा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा सवाल भी नहीं आते, कुछ ज्यादा माथाफोड़ी भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर मैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करूं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के एक तो है परिभाषा, इसकी लिख लो। मेरे हिसाब से परिभाषा तुम्हारे किसी काम की होने नहीं वाली है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब शुरुआती जितने द्रव्यमान के साथ करेंगे, अंत में भी उतना ही द्रव्यमान हमारे पास होगा। द्रव्यमान ना तो बनेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ना ही कम हो जाएगा। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये आएगा, अरे सर हमारे सर ने हमें बताया था कि इसको इतनी सदी में डाल्टन ने दिया, उसने दिया, इसने दिया। अब बता दिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है सर। अब काम की बात यह है, काम की बात इसमें क्या है, एक ही चीज, ये कभी थोड़ी पूछेगा किसने दिया था, कौन से साल में दिया था। अरे क्यों पूछेगा, उससे क्या सीख जाओगे तुम। तो ध्यान रखें सर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से आप ये चीज याद रखोगे कि डब्लू, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें डब्लू अभिकारक होगा। डब्लू अभिकारक हमेशा बराबर होगा, डब्लू अभिकारक हमेशा बराबर होगा किसके सर, डब्लू उत्पाद के, डब्लू उत्पाद के। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है, इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं बोलना कि सर, जैसे मान लो एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या है, एक पात्र है हमारे पास, एक पात्र में मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ये क्या है सर, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। इसको, इसका तापीय विघटन किया तो ये क्या बना के देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब पात्र अगर खुला हुआ है, ओपन लिड है, तो CO2 तो उड़ जाएगा सर, CO2 तो उड़ जाएगा सर। तो अब अगर मैं बोलूंगा क्या यहाँ द्रव्यमान संरक्षण लगेगा, तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान संरक्षण तो लगेगा, पर हम इसको सत्यापित नहीं कर पाएंगे, हम इसको सत्यापित नहीं कर पाएंगे। क्यों सत्यापित नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सत्यापित नहीं कर पाएंगे सर, इस वजह से सत्यापित नहीं कर पाएंगे कि हम जब द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका डब्लू तो हमें पता है, और इसको तो हमने उड़ा दिया, तो हमारे हिसाब से CO2 बनेगा ही नहीं। लेकिन जो CO2 अगर उड़ रहा है, मान लो उसको एक गुब्बारे में भर के गुब्बारे का द्रव्यमान नाप लिया, तो हमें पता लग जाएगा
द्रव्यमान संरक्षण का केस। तो ऐसे ध्यान रखना, गैस वगैरह हो तो हम पात्र को बंद करके ये सारा नियम कानून सत्यापित करते हैं। बेसिकली इस नियम को क्या करना होगा, सत्यापित ही करना होगा, और तो क्या ही आ जाएगा इससे। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये तो है उन बच्चों के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो 10वीं तक में है, 10th तक में है, या बहुत ज्यादा अगर 12वीं के बच्चे हैं तो चलो उनके लिए भी मान लेते हैं। आप हो भैया ड्रॉपर के बच्चे, आपको लगाना होता है दिमाग, आपके लिए चीजें और आसान होनी चाहिए। तो आपके लिए मैं बोलूंगा, देखो आप ये चीज याद रखना, आपको पता है ना कई बारी क्या होता है सर, अभिकारक पूरी तरीके से उत्पाद में नहीं परिवर्तित होता। कई बारी क्या होता है, अभिकारक पूरी तरीके से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम कहते हैं डब्लू अभिकारक, डब्लू अभिकारक जो है वो बराबर किसके होगा सर, ये बराबर होगा डब्लू उत्पाद माइनस माइनस डब्लू शेष अभिकारक, जो अभिकारक बच गए, डब्लू उत्पाद माइनस शेष अभिकारक। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलो ये बात समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये आपके लिए ये चीज हो गई ड्रॉपर लेवल की, कि ये समझना कि अच्छा सर ये बात, अच्छा यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा, है ना, ये इस तरफ लिखेंगे तो माइनस होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जैसे मान लो मैंने एक बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन किया, पर मैं पूरी देर तक गर्म नहीं कर पाया, मैंने थोड़ी देर तक इसको गर्म किया। और आपको पता है सर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूट के क्या बना रहा है, ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहा है। मान लो मैंने 100 ग्राम या 120 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, 120 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और ये पूरी तरीके से रिएक्ट ही नहीं हुआ सर, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कितना करता है, 100 ग्राम करता है, तो 20 ग्राम यहाँ पे बच जाएगा। तो पहले तो 20 ग्राम से इस बचा हुआ अभिकारक है। अब इसके 100 ग्राम का मतलब 1 मोल है, इसका 1 मोल का मतलब ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल बनने का मतलब है सर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और CO2 के 1 मोल बनने का मतलब है सर 44 ग्राम CO2 बन जाएगा। तो अगर मैं अब द्रव्यमान संरक्षण लगाऊं, द्रव्यमान संरक्षण, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना था, 120। ये किसके बराबर आना चाहिए, पहले वाले द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बराबर से इसके भार के बराबर, जो कि है 56 + 44। तो तुम देखोगे कि ये कितना आ रहा है, 100। और 100 और 120 कभी बराबर नहीं होते, इतना तो नॉर्मल बच्चा भी बता सकता है, तीसरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है। तुम उससे 120 रुपए लेके उसको 100 रुपए दोगे तो मारेगा भी तुम्हें पकड़ के। बोल बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी की, यहाँ पे हमने गड़बड़ी की कि शेष अभिकारक, जो अभिकारक बच गया था, जो क्रिया नहीं कर रहा था, उसका द्रव्यमान नहीं लिया। अगर उसका द्रव्यमान लेते तो ये नियम सत्यापित हो जाता। ये बात थी किसकी सर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए आप नोट में लिख करके एक और जरूरी पॉइंट लिख लेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिख लेंगे कि यह अभिक्रियाएं नाभिकीय, या यह नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पे नहीं लागू होता। नॉट एप्लीकेबल, मैं अंग्रेजी में लिख दूं क्या, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब ये नाभिकीय अभिक्रियाओं पे नहीं लागू होता। फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने सर, यह सूत्र, यह नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पे नहीं लागू होता। इसकी अंग्रेजी क्या बोलेंगे, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो पिक्चर क्लियर है सर, बहुत सिंपल सा नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल है सर, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। अगले पेज पे खाली पन्ना है, एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन। अच्छा 2 पेज चला गया क्या, ओके। खाली पन्ना कितने है, खाली पन्ने को ऊपर लाओ, एक सवाल के लिए, हाँ फटाफट एक सवाल लिखो, फटाफट एक सवाल लिखो। क्वेश्चन है आपके सामने की यदि यदि कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को, यदि कैल्शियम कार्बोनेट को 15 ग्राम HCl के साथ क्रिया कराने पर
के साथ पूर्ण रूप से क्रिया कराने पर, साथ पूर्ण रूप से क्रिया कराने पर पूर्ण रूप से क्रिया कराने पर कुल कुल 32 ग्राम, कुल 32 ग्राम उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का लिया गया भार ज्ञात कीजिए, लिया गया भार ज्ञात कीजिए। अब बताओ ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या ही है सर? कुछ भी नहीं है सर, इसमें एक लाइन का सवाल है, सिंपल सवाल है, पर आप घबरा जाते हैं। घबराने का नहीं सर, पहला नियम तो यह है कि घबराना नहीं है। हमें क्या दे रखा है सर? कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? उत्पाद। क्या उत्पाद बनाता है हमें दे नहीं रखा। वैसे हमें पता है क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, तो ये उत्पाद बनाता है सर। कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान x ग्राम ले लेते हैं। HCl की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान 15 ग्राम ले लेते हैं। और उत्पाद की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 32 ग्राम। ये दोनों दे रखा है, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से आप क्या लिखोगे सर? x प्लस 15 बराबर 32। तो x आ गया लगभग लगभग कितना ग्राम सर? 17 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? आप में से कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब आपने ये कह ही दिया है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये नियम नहीं लगता, तो इसका एक कारण भी हमें बता दीजिए। तो बेटा नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये नियम नहीं लगने का मतलब क्या होता है? देखो, नाभिकीय अभिक्रियाओं में कई बारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये खुद विखंडित हो जाते हैं। और आपको पता है द्रव्यमान इन दोनों के वजह से होता है। अगर प्रोटॉन टूटा तो द्रव्यमान गड़बड़ हुआ, अगर न्यूट्रॉन टूटा तो द्रव्यमान गड़बड़ हुआ। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अभिक्रिया हो जाने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम अधिक हो सकती है अभिक्रिया के दौरान, जिससे द्रव्यमान प्रभावित होता है सर, जिससे द्रव्यमान प्रभावित होता है। वहीं अगर एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करें सर, तो रासायनिक अभिक्रिया में तो केवल एक चीज होती है, क्या? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है अभिक्रिया करने में। तो इसके कारण यहाँ पे न्यूक्लियस अनटच्ड रहता है, न्यूक्लियस को कोई छू नहीं सकता और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कल वाले कॉन्सेप्ट में आपको बड़ा मज़ा आया होगा। कौन से कॉन्सेप्ट में सर? मतलब ये जो हमने नई जर्नी शुरू की है, PYQ एक्सप्रेस, है ना, चैप्टर के लास्ट लास्ट में PYQ एक्सप्रेस नाम से खूब मचाएंगे। और जिस चैप्टर में थोड़ा टॉपिक का क्रंच ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बातें पढ़नी होंगी, PYQ एक्सप्रेस के लिए समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर PYQ एक्सप्रेस के नाम से चलाएंगे सर। आगे आते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम को अंग्रेजी में हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। अब देखो ये नियम तो बहुत खतरनाक है, अगर मैं नियम लिखाऊं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम लिखने के बाद खुद से कंफ्यूज हो जाओगे। पर इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले समझाता हूं, इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले समझाता हूं। निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है हमें कि आप कोई, सुनना मेरी बात ध्यान से, आप एक यौगिक ले लो। देखो निश्चित अनुपात के नियम के सवालों को पहचानने का तरीका ही यही है सर, कि एक यौगिक ले लो, इस यौगिक को अलग अलग विधियों द्वारा निर्माण करो। इसका निर्माण अलग अलग विधि द्वारा, मतलब अपने पास एक यौगिक, एक से अधिक विधि। तो मान लो विधि नंबर 1 से बनाया, फिर इसको विधि नंबर 2 से बनाया, फिर इसको मान लो विधि नंबर 3 से भी बनाया। 3 विधि द्वारा इसको तैयार कर लिया। यौगिक को 3 विधि द्वारा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर द्वारा तैयार कर लिया। अब इन तीनों से तैयार यौगिक जो होंगे, इनके घटकों का जो अनुपात होगा वो फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि मान लो 3 बच्चे ले लिए मैंने, एक ले लिया राहुल, एक ले लिया पिंकी, और एक क्या ले लें सर?
बताओ, बोलो भैया। एक ले लेते हैं। क्या ले लें? बोलो, एक राम ले लेते हैं। दशहरे का समय चल रहा है, राम ले लेते हैं। तीन बच्चे, राहुल, राम और पिंकी। इन तीनों को एसएम सर ने बोला जा पानी लेके आ। राहुल गया अपने घर पे, है ना, अपने आरओ से पानी लेके आ गया। आरओ मतलब समझ रहे हो ना, पानी लेकर के आ गया। राहुल फटाफट दौड़ दौड़ के गया और इसने क्या किया सर, हैंड पंप चलाया, चापाकल जिसको बोलते हैं। अब राजस्थान में देखने को नहीं मिलता है, तो राजस्थान वाले समरसेबल समझ लें। अच्छा, एक चीज और मजेदार बात है। एक बात अपने अपने दिमाग से सोचना, ये जो नीचे से पानी निकालता है अंदर मोटर जाके, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? समरसेबल बोलते हैं क्या? उसकी उसकी स्पेलिंग क्या होती होगी सर, बताओ। समरसेबल ऐसे बोलते हैं क्या? पता करना तो तुम लोग। गांव में उसको यही कहते हैं, समरसेबल समरसेबल समरसेबल। लोगों को लगता है हाँ हाँ, पानी और गर्मी दोनों का एक रिश्ता है, गर्मी लगी तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसका नाम यही होगा। मेरे को भी ऐसा लगता था। फिर क्या हुआ ना, बीटेक में आप थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर मैकेनिकल में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। वहां पे आपको पढ़ना होता है इसके बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड वगैरह से, तरल पदार्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो वहां पे आपको पढ़ना होता है और वहां पे आपको पता चलता है अच्छा इसका नाम तो है सबमर्सिबल पंप। क्या नाम है सर? सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल में का मतलब पता है क्या होता है? सबमर्सिबल का मतलब ऐसा पंप जो अंदर डूब के काम करे। सबमर्ज मतलब डूब जाना। और देखो कैसे इसको क्या बना रखा है, सबमर्सिबल को समरसेबल बना रखा है, बोलो। और मैं गारंटी देता हूँ, यूपी में तो मान लो मेरा गांव है, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, यूपी के हर घर का हर बंदा इसको समरसेबल कहता है सर। लिखवा के ले जाओ यार। ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी। क्या हुआ ना, जब मैं छोटा था तो हमारे घर के बगल में एक होटल था। जैसे मान लो मैं जहाँ पे रहता था, ये मेरा घर है, ये मेन रोड है, यहाँ पे एक होटल है। तो कोई भी गेस्ट वगैरह आते थे ना, तो पिताजी इस होटल में ऐसे बोल देते थे कि छोटू चाय लेके आ। तो उस टाइम पे छोटू नहीं था, उस टाइम पे एक बहुत फेमस नाम चलता था। अब पता नहीं, अब तो कहीं नहीं चलता, मैंने उसके बाद आज तक नहीं सुना सर। तो ऐसे कहते थे टेनिया। क्या कहते थे, मतलब उनके यहाँ जो भी उस टाइम पे, तो देखो बाल मजदूरी करवा ही लेते थे वो लोग, वो तो आज भी करवा लेते हैं लोग। तो वो कहते थे टेनिया। क्या कहते थे? टेनिया। अब टेनिया मैंने ऐसे लिख दिया कि तुम्हें समझ में आए। तो बोले ए टेनिया चाय लेके आ, जैसे आज ये छोटू चलता है ना, तो वैसे वो बोले ए टेनिया चाय लेके आ। तो मैं ना बड़ा परेशान, मतलब मैं जब बड़ा हुआ ना, तो मैं ऐसे विपरीत अर्थक शब्द ऐसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में, एंटोनिम सिनोनिम करके। तो मैंने वहां पे पढ़ा कि लार्ज का स्मॉल, है ना, और बिग का टाइनी। लार्ज का टाइनी या बिग का टाइनी। तो मैंने दिमाग लगा कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। देखो ये टेनिया नाम कैसे पड़ा, कैसे नाम बिगाड़ते हैं लोग। जैसे कैसे मान लो राहुल से राहुलवा हो जाता है, या राहुल से पप्पू हो जाता है। ठीक है, तो ये टेनिया नाम कैसे पड़ा होगा? तो अंग्रेज लोग छोटे बच्चों को बोलते होंगे ए टाइनी इधर आ। टाइनी मतलब छोटा। तो अब बेचारे भारत वाले हमारे बिहारी भाई बहन टाइनी तो बोल नहीं पाए, उनको तो आदत है हर चीज के आगे। जैसे रेलगाड़ी कैसे बोलेंगे यार, साइकिलवा, है ना, पंपवा लेके आओ भाई इधर थोड़ा सा। तो उन्होंने टेनिया तो बोला नहीं, और मतलब टाइनी तो बोला नहीं, टाइनी को बना दिया टेनिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस पे रिसर्च करोगे तो ऐसे ही पता लगेगा। ऐसे ही शब्द बिगड़ते हैं, जैसे आप देसज वेसज बोलते हो ना, ऐसे ही बिगाड़ा जाता है इनको। हाँ भाई, तो वापस आते हैं, दो ज्ञान की बातें आपको बताइए, एक सबमर्सिबल पंप और एक ये। तो राहुल गया हैंड पंप से पानी लेकर के आया सर। पिंकी गई। पिंकी ने बोला सर को अभी मेरे घर में समरसेबल चल रहा है, नीचे का पानी ठंडा भी आता है बढ़िया। तो रिम्पी ने क्या किया, पिंकी ने, सॉरी, पिंकी ने क्या किया, सबमर्सिबल पंप का पानी मेरे लिए लेकर के आई। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर इसमें जो आणविक सूत्र होगा जल का, राम वाले लाए हुए पानी में, राहुल वाले लाए हुए पानी में, या पिंकी के लाए हुए पानी में कोई फर्क होगा क्या? तो आपको पता लगेगा नहीं सर, ये सब में सेम ही सेम होगा, सेम टू सेम होगा। सभी में इसका अनुपात H अनुपात ऑक्सीजन, H अनुपात ऑक्सीजन,
H अनुपात ऑक्सीजन अगर मैं निकालूं द्रव्यमान द्वारा तो ये निश्चित होगा, ये निश्चित होगा। और कितना होगा? 1:8, 1:8, 1:8। ये अनुपात नहीं बदलेगा सर, ये अनुपात नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है कि एक यौगिक किसी भी स्रोत से, एक यौगिक किसी भी स्रोत से या विधि से प्राप्त किया जाए, या विधि से प्राप्त किया जाए, प्राप्त किया जाए, उसमें उसमें है ना, किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से आप प्राप्त कर लो, उसमें तत्वों के तत्वों के भार का अनुपात निश्चित रहता है। सिंपल। तुम पानी कहीं से भी लेके आओ, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 1:8 ही रहेगा। तुम CO2 कहीं से भी लेके आ जाओ, जैसे एग्जांपल है, CO2 कहीं से भी लेकर के आ जाओ। हम जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, उसमें कार्बन/2 ऑक्सीजन कितना होगा सर? 12:32। मान लो तुम क्या करो, रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सर, वहां से ले लो CO2, वो भी कितना होगा सर? 12:32। तुम क्या करो सर, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लेके आओ, उसमें से जो गैस निकलती है उसको पकड़ो, उसको नाप लो, वहां पे भी CO2 में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन कितना होगा सर? तो आप पाएंगे यहाँ भी 12/32। मतलब स्तोत्र कोई सा भी हो, स्तोत्र कोई सा भी हो, अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। अब दूसरी बात, इससे जेई सवाल क्यों नहीं पूछती सर? इससे जेई सवाल इसलिए नहीं पूछती कि पूछेगी क्या, ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगी ना, नियम सत्यापित करके दिखा दो। तो तुम नियम सत्यापित करके दिखाने के लिए जेई को क्या मिला? सवाल, सवाल ही नहीं मिला सर। और दूसरा, अगर जेई पूछेगी बताओ कितना प्रतिशत, कितना अनुपात होगा, तो बेटा अनुपात अगर CO2 में तुम यहाँ पता है तो तुम कहीं भी निकाल लोगे, फिर उसके लिए तुम्हें इतना बड़ा सवाल पढ़ने की क्या जरूरत है? तो याद रखना, ऐसे सवालों में क्या होता है, बस परसेंटेज, किसी भी तत्व का प्रतिशत नापना होता है। प्रतिशत अगर सही सही नाप लिया तो आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, तो ये आपको समझ आया होगा। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगले नियम की मैं बात करूं, तीसरा नियम है व्युत्क्रमानुपात का नियम। इसको व्युत्क्रमानुपात नहीं, व्युत को काटो, है ना। ये क्या होगा सर? ये होगा गुणित अनुपात का नियम। यहाँ पे लिखो गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम को अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसकी फीलिंग समझो, ये सब समझने वाली बात है, बहुत सिंपल है सर, है कुछ नहीं, हलवा है, हलवा मतलब पूरे मोल कॉन्सेप्ट में इससे आसान कुछ नहीं है। और मतलब एकदम नाजायज चीज है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। जरूरत तो वैसे पहले थी, बहुत पहले, आजकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो देखो, गुणित अनुपात मतलब मल्टीपल चीजें होंगी यहाँ पे। अब इसमें होता क्या, पहले आपको मतलब समझा देता हूँ। मतलब मान लो आपके पास दो तत्व होंगे, एक जैसे दिखने वाले दो तत्व होंगे। एक जैसे मान लो नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। इन दोनों पे हम चर्चा करते हुए इस नियम की बात करेंगे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनकी मर्जी यौगिक बना ले। कैसे यौगिक बना सकते हैं? तो बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं, बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। जैसे NO बन सकता है, N2O बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 बन सकता है, NO2 बन सकता है, बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं। तो जब ऐसा हो कि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तब जो नियम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? गुणित अनुपात का नियम। देखते हैं नियम क्या कहता है। यह कहता है कि यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। अब मैंने बोला ना, दो बातें देखो, एक तो ये बहुत जटिल तरीके से समझाया जाता है, दूसरा इसके सवाल
बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, दूसरा इसके सवाल बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। ये दो बातों को याद में रखिएगा, ये दो बातों को ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, फिर आपको एक लाइन बताऊंगा जिससे आप इसको पहचान सकते हो, और फिर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब इसमें कहीं सवाल बनता ही नहीं है जो जेई के पैटर्न में फिट बैठे। जबरदस्ती बना दिया तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पूछ लेंगे, और एग्जाम्पल पूछेंगे तो तुम ऐसे ही टिक कर दोगे। तुम्हें जो तरीका सिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए हमें पता है सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कई सारे यौगिक बनते हैं। कौन कौन सा मैं लिखता हूं एक बारी, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, 5 यौगिक है ना। अब इसमें से N2O4 जो है, कई जगह पे आप इसको NO2 देखा हुआ मिलेगा आपको, मतलब ये NO2 का द्विलक है सर, NO2 का द्विलक है। इनकी बातें करते हैं। जैसे सबसे पहले N2 और NO, ये आपको पता उदासीन है, अम्लीय अम्लीय अम्लीय। N2O3 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है सर, ये -30 डिग्री 33 डिग्री से कम तापमान पे ही स्टेबल होगा, उसके पहले स्टेबल ही नहीं होगा। तो -33 डिग्री लिखा हुआ हो, इसका मतलब N2O3 होगा, नीले रंग का लिक्विड होता है। N2O4 भूरे रंग की, सॉरी NO2 जो है भूरे रंग की गैस होती है सर। और N2O5 अम्लीय, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, पानी इसमें डालोगे तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना के देगा। ये आपको क्या बना के देगा, नाइट्रस अम्ल बना के देगा। और ये क्या बना के देगा, नाइट्रिक प्लस नाइट्रस अम्ल बना के देगा। सर आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो सवाल ये कह रहा है, देखो तरीका क्या है मल्टीपल प्रपोर्शन को साबित करने का, ये है कि आप एक दो तत्व से बनने वाले कई सारे यौगिक लिख लो, जितने भी बनते सब लिख लो, उसमें से किसी एक तत्व के द्रव्यमान को सब में बराबर कर दो। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन यहाँ पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं तो ये 28, ये 14, ये 28, ये 28 और ये 28। ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलोगे सर 16, 16, 48, 64 और 80। हाँ या ना, हाँ सर। क्या नाइट्रोजन का द्रव्यमान सभी में सेम है, आप बोलोगे नहीं सर सभी में तो सेम नहीं है। सभी में सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ को 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप पाएंगे कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान सभी में सेम है। अब आप पाएंगे कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान सभी में सेम है, और कितना है सर 28, और कितना है सर 28, बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन का द्रव्यमान सभी में सेम है, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 28। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है सर 16, 32, 48, 64 और 80। अब ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अगर आप निकालो, देखो एक एक तत्व के द्रव्यमान को हमने फिक्स कर दिया सभी यौगिक में, सभी में 28 28 28 कर दिया। अब मैं ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहा हूं, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3:4:5 आएगा। और यही सत्यापित करता है गुणित अनुपात का नियम, यही सत्यापित करता है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम में क्या होंगे, कैसे आप पहचानोगे, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, कभी भी गुणित अनुपात के नियम का सवाल होगा तो आप सवाल में दो चीजें खोजो। क्या क्या खोजोगे सर, फटाफट बताओ, क्या खोजोगे सर, दो तत्व, क्या खोजोगे सर, दो तत्व तथा उनसे बने एक से अधिक यौगिक, दो तत्व तथा उनसे बने एक से अधिक यौगिक, एक से अधिक यौगिक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बस यही चीज देखना है सर, यही चीज। सीधा सीधा जड़ पे हमला, सीधा जड़ पे हमला। तुम सवाल देखोगे, सवाल देख के लगा अच्छा या दो अलग अलग यौगिक बन रहे हैं, और एक ही मतलब दो ही तत्व हैं, उन्हीं से दो यौगिक बन रहे हैं, तो पक्का गुणित अनुपात का नियम चिपक जाएगा। और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करते हैं तो दो चीजें बना सकते हैं, एक तो बनाएंगे H2O, दूसरा बनाएंगे H2O2। बोलो हाँ या ना,
तो आप बोलोगे हाँ सर। अगर H2O बना और H2O2 बना, इन दोनों में किसी भी एक तत्व के द्रव्यमान को कांस्टेंट कर दो, कॉमन कर दो। मतलब मैं चाहूं तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान को बराबर कर लूं, मैं चाहूं तो हाइड्रोजन के कर लूं, ये मेरी मर्जी है सर। आप ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को ही करो। नहीं नहीं, आपकी मर्जी, ऑक्सीजन को करने की ऑक्सीजन को कर लो सर। अगर ऑक्सीजन को बराबर करूं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोल हाँ ना? आप बोलोगे हाँ सर। ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे कितना आ गया? तो 2 × 16 32। यहाँ पे कितना आ गया सर? 32। ठीक है सर, ऑक्सीजन 32 और 32। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ पे आप देखोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, तो इसका अनुपात आया 2:1। ये भी गुणित अनुपात को फॉलो करता है। नहीं मन मान रहा, बोल रहे हो हाइड्रोजन दोनों जगह सेम है सर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ले लो। तो 16:32 मतलब 1:2। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक एग्जाम्पल और देख लो मेरे बाबू, बाबू साहेब, एक एग्जाम्पल और देख लो। क्या होगा बोलो भैया, बोल। अरे बोल यार। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो 2 कंपाउंड बनाता है, एक CO, दूसरा CO2। CO की बात करें, CO की बात करें तो अब इसमें कार्बन ले लेते हैं सर। कार्बन को फिक्स कर दिया, दोनों 12-12 है। यहाँ पे कार्बन देखो ना, एक एक कार्बन है, मतलब दोनों ही 12-12 है। तो एक ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया? 16। 2 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया? 32। अनुपात आ गया 1:2। सरल अनुपात, गुणित अनुपात का नियम, खत्म। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, कि 2 से अधिक तत्व होना चाहिए, और मतलब 2 तत्व और 1 से अधिक यौगिक वो बना रहे हो, तब ये नियम लगता है, अन्यथा ये नियम नहीं लगता है। पीछे वाले के साथ क्या था? इसमें क्या था सर? इसमें था कि एक ही कंपाउंड है, स्तोत्र अलग अलग है, एक ही कंपाउंड है, सोर्सेज अलग अलग हैं। आगे आते हैं सर, अगला नियम। अच्छा, ये दोनों में ना देखो इधर उधर कर दिया है, कोनो भूत आ गया है, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपात का नियम। क्या बोलेंगे सर? व्युत क्रमा, फिर यहां से जोड़ दो अनुपात का नियम। व्युत्क्रमानुपात के नियम को हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है सर? ध्यान से सुनिएगा। तो ये मतलब मेरे को लगता है सबसे सबसे गड़बड़ लॉ है, मतलब इसको होना ही नहीं चाहिए था सर, इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, इस लॉ का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझो। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर, 0 इंपॉर्टेंस इनका, पर फिर भी पढ़ाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कि फीसवा तो पूरी दी रही लेकिन मास्टर पूरा पढ़ाया नहीं दिक्कत तो ये है ना सर, जब तुम सामने वाले को बोलो ना कि तुम ऐसे करके सही जगह जा सकते हो, तो सामने वाला शक ज्यादा करता है, भरोसा कम। और याद रखना हमेशा अपने गुरु पे, हमेशा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मत करो मेरे पे, मेरा कोई मतलब नहीं है, पर बाकी जो टीचर है फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, बहुत भरोसा करो यार। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई बच्चा अपने टीचर, कोई कैसा भी टीचर हो सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई बच्चा अगर 12वीं पास आउट होके भी पढ़ाना चालू करता है, तो याद रखना एक टीचर कभी स्टूडेंट के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता सर। अगर वो ईमानदार टीचर है ना, मतलब बस अपने प्रति ईमानदार है इंसान, तो वो कभी बच्चों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता सर, ये DNA में ही नहीं होता टीचरों के। तो मैं तो बोलता हूँ, एक बच्चा मान लो कोई ऐसा अभी IIT गया बेचारा, नया नया थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा है, याद है उसको, 1-2 साल बाद भी ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया, तो वो भी अच्छा करेगा सर। तुम उसको भी ब्लाइंडली फॉलो करो ना भैया, ब्लाइंडली फॉलो करो, तो वो भी तुमको सही रास्ते तक पहुंचा देगा। तो इस बात से तो घबराना ही नहीं है। हाँ आगे आते हैं। 2 तत्व A और B जो C के निश्चित भार के साथ अलग अलग संयोग करते हैं। सुनना, एक तत्व A है जो C के साथ क्रिया करता है, एक तत्व B है जो C के साथ क्रिया करता है, दोनों C के साथ क्रिया कर रहे हैं, अलग अलग संयोग करते हैं, तो उनके क्रिया करने वाले भारों का अनुपात या तो उस अनुपात जिसमें A और B क्रिया करते हैं उसके समान होता है, या उनका कोई गुणन होता है। ई का है सर, ई का है सर, अभी सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसको तो छोड़ दो, इसको समझाऊंगा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसको बाद में। यही एग्जाम्पल ऐसे लिख के समझा रहा हूं सर।
कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, मतलब केवल H लिख रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, CH4। इसमें कार्बन का कितना भार लगता है, तो आप बोलोगे सर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। ठीक है सर। फिर और क्या है सर, कार्बन और ऑक्सीजन भी बेचारे अलग से क्रिया करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन भी अलग से क्रिया करते हैं, CO2 बनाते हैं, मान लो क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। इसमें कार्बन कितना ग्राम लगता है सर, 12 कार्बन और 16 ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना। अब व्युत्क्रमानुपात का नियम ये कहता है, व्युत्क्रमानुपात का नियम ये कहता है कि देखो 12 ग्राम कार्बन यहां भी, 12 ग्राम कार्बन यहां भी, मतलब कार्बन दोनों बराबर योग कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इससे 12 ग्राम कार्बन निकाल लिया, इससे 12 ग्राम कार्बन निकाल दिया और इन दोनों को आपस में छोड़ दिया, इन दोनों को आपस में रहने दिया। इन दोनों को आपस में क्या किया सर, अरे बोलो भैया, इन दोनों को आपस में क्या किया, छोड़ दिया। अच्छा देखो यहाँ 16 नहीं 32 होगा ना, O2 है ना मेरे भाई, अरे द्रव्यमान तो ठीक से जोड़, काम आलो। तो यहाँ पे ये 32 होगा। तो क्या किया हमने सर, कार्बन कार्बन से गया कैंसिल, कार्बन को बाहर कर दिया, H बचा, O बचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम, ओ सॉरी 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन के साथ, और 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन के साथ, दोनों 12-12 ग्राम के साथ क्रिया करते हैं। इसका मतलब जब ये आपस में क्रिया करेंगे, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो आपस में क्रिया करने पर इनका जो अनुपात होगा वो ये वाला अनुपात हो जाएगा सर। इनका जो अनुपात होगा वो ये वाला अनुपात हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे जब आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। इसका मतलब अगर तुम सिंपल लिखो तो यह अनुपात 1:8 आएगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो बना करके देता है H2O, और H2O में अनुपात 1:8 होता है। यही है किस क्या सर, यही है व्युत्क्रमानुपात का नियम। व्युत्क्रमानुपात का नियम क्या कहता है, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताता हूँ। व्युत्क्रमानुपात का नियम ये कहता है कि जैसे देखो फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, A है, A अगर C के साथ क्रिया करता है और AC कुछ भी बनाता है, AC A अगर B के साथ क्रिया करता है और AB बनाता है, अगर हमने इन दोनों में A का द्रव्यमान सेम रखा तो C और B मिलके जो यौगिक बनाएंगे, C और B मिलके जो यौगिक बनाएंगे, मान लो ये दोनों CB बनाते हैं, तो इनका अनुपात इसी द्रव्यमान के सरल अनुपात में होगा या इसी के अनुपात में होगा। सिंपल, इतना सिंपल है ये लॉ, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा, गैसीय अनुपात का नियम, और इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है गे लुसाक। गे लुसाक का नियम है सर ये, है ना। ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है सर, ये नियम कहता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये नियम ये कहता है गैस गैस परस्पर, गैसीय तो नहीं होगा, गैस परस्पर अपने आयतन के सरलतम अनुपात में क्रिया करते हैं। और इसको आप सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि रस समीकरण मिति सीधा आयतन पे लगाई जा सकती है। रस समीकरण मिति आयतन पे लगाई जा सकती है, आयतन पर लगाई जा सकती है। चमका, चमका सर, सिंपल। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो मैं एक अभिक्रिया कर रहा हूँ N2, और ये केवल गैसीय के लिए, केवल गैसियस के लिए, गैसीय स्टेट के लिए, N2+3H2, ये आपको बना के देता है 2NH3। अगर किसी ने आपको लिख दिया कि ये 10 लीटर है तो ये 30 लीटर चाहिए होगा और ये 20 लीटर बनेगा, सीधा रस समीकरण मिति से गैस पे खेलो, ये कहता है गेलुसैक। रस समीकरण मिति से अगर आप गैस पे खेलो तो ये कहता है गेलुसैक। वैसे इस नियम को तो हम पहले से इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं, इस नियम को तो हम पहले से भी इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं, बस आज इसका नाम पढ़ लिया। इसके बाद अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम है बर्जीलियस। ये बर्जीलियस एक साथ होगा और यहाँ पे बिंदु हटा दो। बर्जीलियस संकल्पना, संकल्पना का मतलब क्या होता है, हाइपोथीसिस यहाँ पे था। हाइपोथीसिस मतलब जो सोचा और भग से बोल दिया जो मुंह में आया भग से बोल दिया।
देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ये वाला डायलॉग मेरे को एक मूवी बहुत पसंद है, आपने अगर देखी होगी तो। दिल्ली सफारी आपने देखी है क्या, वो कार्टून वाली मूवी? वो मान के चलो कॉलेज में था ना, मैं बहुत देखता था, क्योंकि मतलब इतनी प्यारी मूवी है, इतनी बढ़िया सीख देती है वो मूवी कि क्या बताऊं। बस उस मूवी से ये नहीं सीखना होता कि वो मूवी ऐसी है कि जंगल में लोग जाते रहते हैं और जंगल में उनके जंगल काटते हैं, और जो जानवर होते हैं वो आंदोलन के लिए आ जाते हैं दिल्ली। तो उस मूवी में सबसे पहली सीखने वाली बात यह है कि तुम कितने छोटे हो, तुमने कैसे शुरुआत की, तुमसे पहले कितने बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अगर तुम करना चाहते हो और तुम सही जगह आ गए ना, तो तुम कर लोगे। तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कर लोगे नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा सर, और वक्त तुमसे खुद करवाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी सर। वो छोटा सा एक शेर का बच्चा रहता है जिसके पिताजी की डेथ हो जाती है सर, पर वो सबको बुला के करके, थोड़ी कॉमेडी भी है उसमें, पर वो सबको मना के आगे लेके जाता है और खुद कर लेता है, खुद आंदोलन करता है। फिर मिनिस्टर आते हैं, उनसे बात करता है। बड़ी प्यारी मूवी है। मैं मूवी देखने के लिए ये नहीं करा प्रेरित, लेकिन मूवी से वो सीखने वाली बात यह है कि तुम क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक कल तक तुम्हें कोई क्या सोचता था, दूध पीता बच्चा सोचता था, बेवकूफ सोचता था, नालायक सोचता था, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर तुम्हारे अंदर ललक है, मेहनत कर सकते हो, करते रहो सर। जिस दिन तुम चमक जाओगे ना, उस दिन वही लोग जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हारे आके ऐसे बोलेंगे कि हमको तो पहले से ही पता था कि भगवान राम का अवतार है ये। हम तो अपना बेटवा को बोलते थे कुछ करो चाहे मत करो, इसके जैसा बन जाओ बस। शादी ब्याह भी तय कर देंगे उसी दिन तुम्हारी। आगे आते हैं सर। तो बस तुम तो मेहनत करते रहो सर। और कभी ऐसे लगे कि अरे सर कैसे मेहनत करें, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो याद रखना, तुम अगर किसी चीज को ना जिंदगी और मौत की लड़ाई बना लोगे, तो वो चीज करना बहुत आसान हो जाती है। किसी भी चीज को अगर तुमने जिंदगी और मौत की लड़ाई बना ली, छोटी से छोटी चीज को भी, तो उस चीज में तुम अपना 100% एफर्ट दे सकते हो। कैसे? तो तुम अपने दिमाग में एक सीधी सी बात रखो कि अगर मान लो मेरा जेई नहीं हुआ, अगर मान लो मेरा जेई नहीं हुआ, तो दुनिया का सबसे खराब कोर्स जो होता है ना, ऐसा मत सोचना कि ठीक है ना, पापा के पास तो 200 कट्ठा जमीन है, ये है, या अरे 50 बीघा जमीन है, कुछ नहीं करेंगे, खेती करेंगे। तो तुम बाजीराव के सिंघम तो हो नहीं, ये किसान का हाथ है, खेत में हल चला के मजबूत हुआ है ना? तो ऐसा तो तुम हो नहीं भैया। खाली किसानी करोगे तो बेइज्जती होगी, मैं मानता नहीं हूँ। किसान को मैं बहुत इज्जत करता हूँ सर। मैं खुद आपको बताऊं, मैं गांव जाता हूँ तो मैं खुद लग के खेती करता हूँ, जैसे धान वान की बुवाई उवाई पूरा एकदम मजे से करता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ कैसे करते हैं, क्या बदलाव आया इतने सालों में, सब नोटिस करता हूँ मैं। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। लेकिन मैं करता हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं, देखो फलाना लड़का इंजीनियर है, वहाँ काम कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, सब कुछ बढ़िया, तो भी गाँव में साथ लगा रहता है। और वही जिसने कुछ नहीं किया वो लगा हुआ है साथ में मेरे, वो भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो बोलता देखो इन निकम्मा को, इससे कुछ नहीं हुआ तो धान बो रहा है। और मेरे को देखो इतना कुछ करने के बाद भी धान बो रहा है, कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। और जो जमीन के अंदर घुसा हुआ धसा हुआ, उसको कहेंगे देखो नालायक जमीन के अंदर धसा हुआ है। तो दुनिया ऐसे ही है सर, एक ही काम की प्रशंसा भी करेगी। तुम्हारी बदमाशियां याद रखना, जिस दिन तुम्हारी बदमाशी जो है ना वो एग्जाम्पल बन जाए कि इतना बदमाश था फिर भी पढ़ता था, इतना बदमाश था फिर भी ऐसे करता था, इतनी बदमाशियां करने के बाद भी ऐसे करता था, फिर भी कर लिया, ये है वो है। जिस दिन तुम्हारी बदमाशियां कहानियां बन के चलने लगे ना, कह रहे उससे सीखो, देखो ऐसे बदमाशी करने के बाद भी आज कहाँ पहुंच गया है। सक्सेस है सर, तुम समझ लेना कि तरक्की करना शुरू कर दिया तुमने। चलो आगे आते हैं। ताप और दाब की समान परिस्थितियों पर, तो याद रखना गैस से रिलेटेड कभी भी बात करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब को फिक्स रखेंगे सर। ताप और दाब को फिक्स रखेंगे तो ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब बर्जीलियस की ये हाइपोथेसिस थी सर, जो कि गलत हो गई बाद में, जो कि गलत साबित हो गई। इसने क्या बोला कि समान आयतन, देखो समान सॉरी समान ताप और समान दाब पे, अब हम अगर पीवी एनआरटी लगाएं
अगर हम पीवीएनआरटी लगाएं तो ये पीवीएनआरटी को एक तरीके से सत्यापित करता है। पीवीएनआरटी लगाए और पीवीएनआरटी के हिसाब से कह रहा दाब फिक्स कर दिया, तापमान फिक्स कर दिया, आर तो फिक्स है ही, तो आयतन समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स के, आयतन समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स के। तो इस भैया ने, बर्जीलियस भैया ने कहा कि अगर आयतन हमने फिक्स कर दिया, आयतन निश्चित कर दिया गैस ए का भी गैस बी का भी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होंगे सर, फिक्स होंगे, दोनों के बराबर होंगे, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। सर नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन यहां पे इसने एक गलती कर दी, इसने नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के इसने क्या बोल दिया, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। इसने गलती से इस भाई के मुंह से परमाणुओं की संख्या बराबर होगी ये निकल गया सर, और इस परमाणुओं की संख्या समान होने के कारण इसका नियम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो, जैसे मान लो 1 मोल गैस है तुम्हारे पास, है ना, 1 मोल गैस है तुम्हारे पास ओजोन, और 1 मोल गैस है तुम्हारे पास हीलियम। बेटा इन दोनों में अगर मैं बात करूं कि हीलियम और ओजोन, इन दोनों में अगर आप बोलोगे कि अणु कितने हैं, या हीलियम नहीं लेके ऑक्सीजन ले लो, हीलियम ना लेकर के ऑक्सीजन ले लो, तुम ज्यादा अच्छा चमकेगा, ऑक्सीजन O2, तो इन दोनों में अणु कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर Na अणु इसके, Na अणु इसके। लेकिन इन दोनों में परमाणु कितने होंगे? तो परमाणविकता से मल्टीप्लाई करोगे तो 3Na परमाणु, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे आएगा 2Na परमाणु। एक जगह 3Na परमाणु, एक जगह 2Na परमाणु, क्या दोनों बराबर है? हो ही नहीं सकते सर। अबे 3Na परमाणु और 2Na परमाणु कैसे बराबर होंगे? तो ये गलत हो गया, इस भाई ने परमाणु लिख दिया। इसी को सुधारा, इसी को सुधारा इसके चाचा के लड़के ने, जिसका नाम था एवोगैड्रो। सच में ना चाचा का लड़का नहीं था, मजाक कर रहा हूं मैं। इसी को सुधारा इसके चाचा के लड़के ने। जो अगला नियम है, अगला नियम क्या कहेगा? सेम लाइन यहाँ पे मैं, अणुओं की संख्या समान होगी करके उसने सुधार दिया। तो अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो कि है एवोगैड्रो संकल्पना। एवोगैड्रो की संकल्पना क्या कहती है? कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। कैसे निकाला सर? आप कॉपी कर लेंगे इसको। पीवी बराबर एनआरटी लगाया, बोला या ई सेम, ई सेम, तो आयतन जो है वो समानुपाती किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। बोलो बात समझ में आई? चमकी बतिया कि नहीं चमकी? बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? यहां तक आपने कर लिया सर। अब कुछ एक सवाल, और कुछ एक सवाल तो नहीं, सीधा अपन आएंगे पीवाईक्यू एक्सप्रेस में, और पीवाईक्यू एक्सप्रेस में सवाल देखेंगे सर। तो चलिए बच्चों, आते हैं अगले पेज पे। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट क्लास की तरह अगला टॉपिक हमारा क्या है सर? पीवाईक्यू एक्सप्रेस। फिर से वही नियम कानून। आपको क्या करना होगा? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपने सही किए बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, इसका अनुपात अपने को कमेंट करना होगा। गेम के नियम बहुत ही सिंपल है। अगर आपके जेई मेंस के सवाल हैं, आज जेई मेंस के ही सवाल ज़्यादा हैं, तो जेई मेंस के अगर सवाल हैं तो 2 मिनट का समय आप पॉज करके लेंगे। सवाल मैं जब पढ़ के पूरा बोल दूंगा तो आप 2 मिनट का समय लेंगे, और अगर जेई एडवांस के सवाल हैं तो आप 3 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए कॉन्सेप्ट को, दैट इज पीवाईक्यू एक्सप्रेस। पीवाईक्यू एक्सप्रेस में सर सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 2014 जेई मेंस का, कि 20.8% बेरियम क्लोराइड विलयन के 100 ml को 9.8% H2SO4 विलयन के 50 ml में मिलाने पर कितना BaSO4 बनेगा? याद रखिएगा ये प्रतिशत जो है ये W/V है, और ये प्रतिशत जो है ये भी W/V है। फटाफट करें सर इसको, फटाफट करें इसको, पॉज करें, 2 मिनट का समय ले, पॉज करके करें, पॉज करें, 2 मिनट का समय ले। मैं पानी पी लेता हूं तब तक है। चलिए देखते हैं, आपने पॉज किया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए हमें? ये मेरे को पता है 2-3 चीजें हैं। देखो इसमें क्या क्या मिलाया। सबसे पहले रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति आई तो सीमांत अभिकारक अपने आप आ जाएगा, और साथ में सांद्रता पद। तो 3 चीजें मिला दी, 3 चीजें मिला दी। इसमें सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहले लिख लो अभिक्रिया। BaCl2 की अभिक्रिया जब किसके साथ होती है सर? H2SO4 के साथ। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट कभी भी बने तो सफेद अवक्षेप, तो यहाँ पे सबसे पहले बना दो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेपन हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? और साथ में क्या बनेगा? HCl। और कितने HCl? 2 HCl। ये हो गई संतुलित अभिक्रिया। अब इसमें क्या है? ये कह रहा है कि इतने
प्रतिशत बेरियम क्लोराइड। तो बेटा अगर मेरे पास बेरियम क्लोराइड 20.8% है और इसका हमने 100 ml लिया है, देखो आयतन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमसे केवल द्रव्यमान पूछा है। तो इसका अगर मैंने 100 ml लिया है, 100 ml लिया है, तो मेरे को पता है 100 ml में बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा, WbCl2 कितना होगा। तो आप बोलोगे सर WbCl2 20.8 ग्राम होगा। मतलब अगर W लिखना है तो इसका W हो गया 20.8 ग्राम और इसका W कितना हो जाएगा। तो याद रखना ये 9.8 नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि 50 ml में है ना मेरे भाई, 50 ml में है ना। तो अगर H2SO4 के लिए मुझे निकालना है तो H2SO4 के लिए मैं क्या लिखूंगा, WH2SO4 अपॉन WH2SO4 अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100। ये किसके बराबर है, 9.8 के बराबर। तो WH2SO4 कितना हो जाएगा सर, WH2SO4 कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे 9.8 इंटू आयतन सॉल्यूशन का जो कि है 50/100, मतलब 4.9। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 4.9 ग्राम। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो बेरियम का मोलर द्रव्यमान मैंने आपको बता रखा है, पर वैसे आईटी ने दे रखा था, पर फिर भी बेरियम का कितना होता है सर, 137। 2 क्लोरीन का 71, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 208। इसके मोल कितने आ जाएंगे सर, 20.8/208। तो आप पाएंगे ये 1/10 मोल है। इसके मोल अगर निकाले तो ये कितना आ जाएगा सर, तो ये 4.9 डिवाइडेड बाई 98, मतलब पॉइंट काट दूं तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो इसके 1/20 मोल है। अब यहां देखते ही आपको समझ में आ गया कि भैया सीमांत अभिकारक वाला पंगा फंस गया। सीमांत अभिकारक कौन, तो आप देखते ही तलवार चला दोगे इस पे, बोलोगे भैया तुम सीमांत अभिकारक हो। और क्योंकि H2SO4 जो है अपना सीमांत अभिकारक है, तो इस वजह से सारे उत्पाद इसी के हिसाब से बनेंगे। तो बेरियम सल्फेट कितना बनेगा सर, आप बोलोगे 1/20 मोल। बेरियम सल्फेट कितना बनेगा सर, 1/20 मोल। अच्छा 1/20 मोल बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 137 इसका, और सल्फेट का एसएम सर ने बता ही रखा है 96। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 237 में से 4 कम, 233। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/20 इंटू 233, और इसको निकालोगे तो ये लगभग कितना आ रहा है सर, 11.65 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख के इसके बाद टिक कर देंगे, इसके बाद सोचने वाली बात ही नहीं है सर। पॉइंट एक यहाँ लगा और 2 से डिवाइड होगा तो 11 पॉइंट समथिंग, सीधा आंसर टिक। अब देखो ये भी ऑप्शन दे रखा है, किसी ने 2 से डिवाइड नहीं किया, इससे बना दिया। जेई कैसे खेलता है देख रहे हो, पहले BaCl2 दिया, तुम सीधा BaCl2 को देख के मोल बनाओगे, 1/10 मोल लाओगे, 1/10 मोल का आंसर ये आ जाएगा, जो कि है नहीं सर। तो जिसने सीमांत अभिकारक नहीं लगाया डूब गया सर। बोलो बात समझ में आई, पक्की बात। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे 2 मिनट के लिए। सवाल क्या है, CH3OH के 5.2 मोलर जलीय विलयन में मोल प्रभाज ज्ञात करें किसकी, CH3OH के। इस सवाल को करने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 2 मिनट पॉज किया होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चैलेंज की तरह करते हैं सर, चैलेंज की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी तो मजा आएगा कि जेई के सवाल समयबद्ध तरीके से, क्या जल्दी कर पा रहे हो, देखते हैं। तो क्या दे रखा है सर, उसकी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हमें दे रखा है मोललता, छोटका एम दे रखा है, किसका, छोटका एम हमें दे रखा है CH3OH, इथाइल अल्कोहल का। बहुत जहरीली चीज होती है सर ये, 5.2 m। ठीक है, हमसे पूछा क्या है वो यहां लिख लेते हैं। हमसे पूछा क्या है सर, XCH3OH, और जलीय विलयन है ये दे रखा है। ये हमसे पूछा, ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये नंबर ऑफ मोल्स होगा CH3OH के बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, और इसमें हम जोड़ देंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यही है सवाल, हाँ सर यही है सवाल। अब इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने बोला जब एक से दूसरे पे कन्वर्जन दिया हो और कभी कुछ समझ ना आए, तो नीचे वाली संख्या को 1 मान लो, 100 मान लो, ऐसा मान लो कि उससे कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बेटा मोललता क्या होता है, मोललता होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH बटे W जल, बटे W जल, जल का भार, और इसको किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। ये हमको 5.2 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सवाल को बहुत ज्यादा सिंपल करने के लिए सीधा ऐसे मान लूंगा कि माना कि W जल जो है,
माना कि जल का भार जो है वो कितना है सर, 1 kg। बस सवाल के जड़ पे अटैक कर दिया सर, सवाल के जड़ पे अटैक कर दिया, तोड़ डाला, फोड़ डाला, बर्बाद कर दिया सर, सवाल को बर्बाद कर दिया सर इस सवाल को, इसको मानते ही। कैसे? 1 kg जैसे ही जल का माना, 1 kg जैसे ही जल का माना, हमें पता चल गया सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH इस विलियन में कितने हैं। तो आप बोलोगे 5.2, मतलब ये हो गया 5.2। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब जल का भार भी ले लिया सर हमने, हमारे पास आ गया सर डब्लू जल, जो कि कितना है, 1 kg। 1 kg को अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो कितना लिख दूंगा सर, 1000 ग्राम। कितना लिख दूंगा सर, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की बात करें, 1000 ग्राम की बात करें तो ये वेट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो है वो 1000 बटे इसका मोलर भार 18 हो जाएगा, जो कि कितना आता है सर, 1000 बटे 18 की वैल्यू तो अब अपने दिल से एकदम लगा के रखो सर, बार बार इस्तेमाल होगी, तो ये वैल्यू आ जाती है 55.55। तो 55.55 मोल पानी के हो गए, इतना मोल इसके हो गए। देख लेते हैं सर आंसर क्या आएगा। तो मोल प्रभाज अगर CH3OH का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH जो कि है 5.2 बटे 5.2 प्लस 55.55, इसको जोड़े घटाएं तो टोटल कितना आ जाएगा, 5.2 डिवाइडेड बाई इसको जोड़ा तो ये आ गया 60.75। सॉल्व करते हैं सर, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो जाए, कृपया अपनी कृपा बरसाएं। वैसे आंसर तो मैं यहीं से लिख सकता हूँ, 1/12। 1/12 का मतलब कितना होता है, 1/12 का मतलब 0.8 होता है। तो मेरे को तो दिख रहा है ये आंसर आएगा, पर फिर भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। किधर से आ गया भाई आंसर की जगह, ये मक्खी वक्खी किधर से आ गई। 1 मिनट रुको, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ आ गया ना कैलकुलेटर देवता। 5.2 डिवाइडेड बाई 60.75 है। अच्छा, 5.2 डिवाइडेड बाई 60.75, 0.8। मैंने बोला था ये आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ गया। मतलब मेरे को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा इसके बाद तो, इसके बाद तो बस अपना ब्रेन ही काफी है सर, अपना इसके बाद तो अपना ब्रेन ही काफी है। अगले टॉपिक पे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे 2 मिनट के लिए जेई मेंस में पूछा गया सवाल है। देखते हैं क्या है सर। ये कह रहा है कि एक विलय के जलीय विलयन में विलायक का मोल अंश 0.8 है, तो जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करें, छोटा m ज्ञात करना। देखो कन्वर्जन से कितने सारे सवाल आ रहे हैं, कितने सारे बार 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 रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। और कन्वर्जन करने के लिए मैंने आपको एकदम तोड़ फॉर्मूला दिया है सर। मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया है वो एकदम तोड़ है, रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला, मतलब उसके अलावा फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, 2 मिनट का समय आपने लिया होगा, आपने इसको सॉल्व किया होगा, एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा इसको, क्योंकि जिंदगी में चैलेंज का होना बहुत जरूरी है। जलीय विलयन है, पहली चीज दे रखी है। मोल अंश विलायक के में विलायक के मोल अंश, मतलब एक्स विलायक कितना है सर, 0.8। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स विलय जो है ये कितना होगा, 0.2। इसको डिवाइड किया किससे सर, एक्स विलायक से। किससे डिवाइड किया, एक्स विलायक से। एक्स विलायक कितना होगा सर, 0.8। तो इन दोनों का प्रभाज अगर मैंने निकाला तो ये 1/4 आ गया। बोल चमका नहीं चमका, हाँ हाँ ना बोल मेरे भाई। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आई। ठीक है सर, अब अगर यहाँ ये इतना आ गया सर, तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलायक अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलायक। इसका रेशियो ले सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये इसका रेशियो हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय को 1 मान लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलायक 4 आ जाएगा। ये अगर 1 आया तो ये 4 आया। फिर से बोलता हूँ, ये अगर 1 आया तो ये 4 आया। इसको समझने के बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है। आगे हम क्या कर सकते हैं सर, बहुत सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय अगर 1 आ गया तो हमें पता है हमको छोटका m ज्ञात करना था, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय चाहिए होगा और W विलायक चाहिए होगा, बटे W विलायक चाहिए होगा। और W विलायक जो है वो किलोग्राम में चाहिए होगा। किस में चाहिए होगा, किलोग्राम में। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है,
पर फिर भी जलीय विलयन मेंशन किया है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें बताना चाहता है कि सर विलायक जल है, जब आपको विलायक का मोल आ जाए ना तो जल के मोलर भार से मल्टीप्लाई करना, किसी और के मोलर भार से नहीं मल्टीप्लाई करना, जल के मोलर भार से आपको मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट भर भर के पूछा जाता है सर, भर भर के पूछा जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन वाले पोर्शन में बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे। तो छोटा m किसके बराबर आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय, जो कि कितना है सर? 1। इसको भाग दिया W विलायक से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलायक कितना आ गया? 4। विलायक का मोलर भार कितना है? 18। ये ग्राम में आया ना सर, तो इसको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे किलोग्राम में निकालने के लिए, मतलब डिवाइड किया था 1000 का यहाँ नीचे, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अपना आंसर कितना आ जाना चाहिए सर? अपना आंसर आ जाना चाहिए 2500, या सॉरी 250 बटे 18। 250 कैसे लिख दिया सर, ये क्या जादू है? तो 250 ऐसे लिख दिया बेटा कि जब 4 कटेगा 1000 से ना तो 250 बचेगा, तो 250 बटे 18, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 125 बटे 9। 125 बटे 9 मतलब 12 से थोड़ा सा ज्यादा, 13 14 के आसपास आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये वाला सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। बोल बात समझ में आई? सिंपल था, बहुत सिंपल था सर। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या किया। ये रेशियो ले लिया, मैंने बोला ना मोल प्रभाज में कभी भी कन्वर्जन करना हो रेशियो ले लेना। रेशियो ले लिया, एन विलय इसको माना, एन विलायक इसको माना, मोललता निकाली, ये आ गया ये वाला मेरा आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऐसे सवाल जेई मेंस ने खूब सारे पूछे हैं, ऐसे सवाल जेई मेंस ने खूब सारे पूछे हैं इस अटेम्प्ट में। सवाल क्या कह रहा है कि रिएक्शन आपको दे रखी है N2 + H2 गिव्स NH3 के लिए निम्नलिखित अभिक्रियात्मक मिश्रणों में H2 को सीमांत अभिकर्मक के रूप में पहचानिए। मतलब इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें H2 जो है वो सीमांत अभिकर्मक है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें जो H2 है वो सीमांत अभिकर्मक है सर? ये भी एक बढ़िया सवाल है। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सवाल है, कैसे देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है सर, पर रिएक्शन संतुलित नहीं कर रखी। मजेदार बात ये, अब ये भी हाल फिलहाल में आया हुआ सवाल है। ये क्या है सर? N2 + 3H2 होगा, ये बना के देगा 2NH3। अब जिन आप में से जितने लोगों ने आंसर में अभिक्रिया संतुलित नहीं की होगी, 2 मिनट पॉज करके ट्राई किया होगा और अभिक्रिया संतुलित नहीं की होगी, वो तो फंस गए सर, उनसे आगे सवाल ही नहीं होगा, गलत आएगा आंसर। अगर आपने अभिक्रिया संतुलित नहीं की तो गलत आएगा। अब अभिक्रिया संतुलित कर ली है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में N2, पहला मैं ऐसे केवल ऑप्शन लिखते जा रहा हूं। पहले ऑप्शन में N2 14 ग्राम है, 14 ग्राम का मतलब ये है 0.5 मोल। और हाइड्रोजन कितना है सर? हाइड्रोजन जो है वो H2 है ना, तो 2 मोल है। इसका मोलर भार 2 होता है, इसका मोलर भार लिख लो यहाँ पे 2, इसका मोलर भार 28, तो ये 2 है सर। इसमें और इसमें कौन सीमांत अभिकारक? तो यही सीमांत अभिकारक हो गया। दूसरे पे चलते हैं। 28 ग्राम N2 मतलब N2 1 मोल है, H2 कितना है सर? 3 मोल है। इसमें कौन सीमांत अभिकारक हो गया? इसमें दोनों ही सीमांत अभिकारक हैं, एक तरीके से समझ लो, क्योंकि एक के साथ 3 ही अभिक्रिया करेंगे। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरे वाले में देखोगे तो 56 ग्राम N2 है सर। 56 ग्राम N2 का मतलब हो गया 2 मोल। और H2 कितना है सर? 5 मोल। 10 ग्राम का मतलब 5 मोल। वैसे 2 के साथ हमें 6 चाहिए होता, पर 2 के साथ 5 ही है, मतलब ये कमी है, तो ये हो गया सीमांत अभिकारक। फिर भी आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर भी आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। आखिरी ऑप्शन में 35 ग्राम N2 है और 8 ग्राम H2 है। 35 ग्राम का मतलब क्या होगा सर? 1.5 मोल। 1.5 होगा क्या? नहीं नहीं, 1.25 होगा सर। 35 को अगर आप 28 से भाग दोगे तो 5/4 आएगा, जो कि आ गया 1.25 मोल। और ये कितना है सर? 4 मोल। 1.25 के साथ क्रिया करने के लिए हमें H2 के कितने मोल चाहिए थे? 3.75, 3 गुने मोल चाहिए होते हैं। कितने गुने मोल चाहिए होते हैं सर? 3 गुने मोल चाहिए होते हैं, पर यहाँ पे ये 3 गुना मोल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा सर? तब आप देखोगे तो ये सीमांत अभिकारक हो गया। तो जो जो सीमांत अभिकारक है उनको टिक कर देता हूँ। हमें H2 सीमांत अभिकारक के तौर पे चाहिए था, तो ये वाला टिक कर दिया। अब तुम देख पा रहे हो, एक चीज महसूस कर पा रहे हो क्या, कि कितना कम समय लगता है सर सॉल्व करने के लिए। ये सब बेसिक है सर। आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक, जैसे दिक्कत क्या होती है, कुछ को लगता है कि बेसिक नहीं पढ़ा रहे, बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं, कुछ को लगता है एडवांस नहीं पढ़ा रहे, बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। अब ये बेसिक और एडवांस है ना, बेसिक और एडवांस जो है, ये बाजार में बनाया गया कॉन्सेप्ट है सर।
माल बेचने के लिए, पैसे, कोर्स मतलब बैचेज ऐसे बेच देने के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कॉन्सेप्ट है वो। बेसिकली कॉन्सेप्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है लिखने वाली बुद्धि, जो बोर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिक और एडवांस तो कुछ होता ही नहीं है यार, कॉन्सेप्ट है। अब जिसको पता है, एक बात बताओ, जिसको पता है कि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय बटे आयतन है, उसको दो ही चीज तो चाहिए जिंदगी में, उसको दो ही चीज तो चाहिए, एक नंबर ऑफ मोल दे दो, दूसरा आयतन दे दो, वो दुनिया का हर काम उसी पे कर लेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या करेंगे, किसको वोट, कोई मतलब नहीं है सर। उसको तो दो चीज चाहिए, एन विलय मिल गया, डब्लू मतलब आयतन मिल गया लीटर में, बस वो खुश है, अपना मौज, मतलब जिंदगी में इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट तो सर ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है सर, उसको कठिन आसान बोलना मेरे हिसाब से तो बेवकूफी है सर, किसी भी कॉन्सेप्ट को कठिन या आसान बोलना बेवकूफी है एक तरीके से। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि एक गैसीय हाइड्रोकार्बन के दहन से 0.72 ग्राम H2O तथा 3.08 ग्राम CO2 प्राप्त होता है, तो हाइड्रोकार्बन का ईएफ है। हाइड्रोकार्बन का ईएफ मतलब, ईएफ का मतलब हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला ये सवाल एक बारी शायद आपकी शीट में भी गया है, डीपीपी में भी ये सवाल गया है। देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए सर। ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने पहले ही बोला था हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन को, अब ये यूडियोमेट्री से करते हैं। हाइड्रोकार्बन को मैंने मान लिया CXHY। हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या मान लिया सर? हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या मान लिया सर, बोलो फटाफट। CXHY मान लिया। क्या मान लिया सर? हाइड्रोकार्बन को मैंने मान लिया CXHY। CXHY की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? तो पूर्ण दहन के बाद। पूर्ण दहन कराया तो ये क्या बनाएगा सर? ये बना के देगा CO2 और ये बना के देगा H2O। अब अगर मैं यहां से देखूं, इसको बैलेंस करूं, तो यहां पे लिखूंगा x+y/4, यहाँ पे लिखूंगा x और यहाँ पे लिखूंगा y/2। ये है संतुलित अभिक्रिया। अब आपको जो बातें दे रखी है उसको लिख दो फटाफट। तो सबसे पहले दे रखा है कि इसके दहन से, एक गैसीय हाइड्रोकार्बन के दहन से हमें क्या मिलता है सर? हमें क्या मिलता है सर? 0.72 ग्राम जल मिलता है। जल कितना मिल गया? जल मिला 0.72 ग्राम। और CO2 कितना मिल गया सर? 3.08 ग्राम। अब बेटा अगर ये द्रव्यमान मिल गया है तो क्या इनके प्राप्त मोल नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो इसका मोल हो जाएगा 3.08/44 और इसका मोल हो जाएगा सर, इसका मोल हो जाएगा 0.72/18। बोलो हाँ या ना? 0.38/44 और 0.72/18। अच्छा ये कितना आना चाहिए बताओ तो? 220, 220 में 88 जोड़ा तो इतना, 220 मतलब 5 बार में, 7 बार में, तो ये काटोगे तो ये मेरे हिसाब से 0.07 आ रहा है। एक बारी फिर से देख लेते हैं, वैसे कैलकुलेटर देवता की मदद ले ही लेते हैं। 3.08/44, 3.08/44, 0.07, ठीक है सर। और ये कितना आ जाएगा सर? तो ये देखोगे ये आ जाएगा 0.04। देख लो इसको भी भैया, बाद में बोलने का नहीं कि गलती गलती हो गया। दूसरों गलती कितना मजा आता है। ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.4। देखते हैं सर, यहां तक बात तो क्लियर है? यहां तक तो बात क्लियर है ना सर? बोलो हाँ या ना? अब देखो इस सवाल को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है कि आप रस समीकरण मीति अपने दिमाग में भर के रखो। क्या अपने दिमाग में भर के रखो सर? रस समीकरण मीति। अगर मैं रस समीकरण मीति भर के रखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मान लो इसका A मोल होता, इसका A मोल क्रिया करता, तो मेरे पास CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होते? तो आप बोलोगे सर A इंटू एक्स। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होता सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होता सर? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो होता वो A इंटू y/2। मतलब इन दोनों नंबर ऑफ मोल का अनुपात अगर मैं निकालूं तो A से A कट जाएगा, ये x/y/2 ही आएगा, x/y/2 ही आएगा, हमेशा हमेशा, कभी नहीं बदलेगा सर, ये x/y/2 ही आएगा। और अगर ये x/y/2 आ रहा है सर, अगर ये x/y/2
आ रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ मोल निकाला इसका अनुपात भी x बटे वाई बाई टू होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 के जगह मैं लिख रहा हूँ 0.07, इसको भाग दे रहा हूँ किससे सर, 0.04 से, और इसका मान कितना होगा, मतलब x प्लस वाई बाई टू, गलत बोल दिया, x अपॉन वाई बाई टू, x अपॉन वाई बाई टू होगा। ये टू ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे, मतलब इसको तो काट लो, तो हम लिखेंगे 7/4 जो है वो किसके बराबर होगा सर, 2x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर x अपॉन वाई जो है वो 7/8 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर रेशियो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो x का मान 7 और y का मान 8, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर जो है वो कितना हो जाएगा सर, C7H8, 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 ये अपना सही आंसर हो गया। आपके लिए इतना टाइम लिया, पर अगर मुझे छोटे में करना होता तुरंत इसका द्रव्यमान लिखता, इसका द्रव्यमान निकाल के इसका मोलर भार निकालता, मतलब इसके मोल्स निकाल देता। मोल्स का अनुपात ही इनके रस समीकरण मिति का अनुपात होगा, रस समीकरण मितीय गुणांक का अनुपात होगा। सीधा आंसर लिखता सर, खटाक सीधा आंसर लिखता सर, एकदम तेजी के साथ। चलिए एक और सवाल देखते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल ये कह रहा है कि 300 केल्विन तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर एक हाइड्रोकार्बन के 100 ml के पूर्ण दहन के लिए इतना ml O2 की आवश्यकता होती है तथा इतना ml CO2 उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोकार्बन का सूत्र बताइए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। इसमें हैंडराइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो गई है मेरी, कोई बात नहीं। देखो मेरी हैंडराइटिंग पे तो मेरे को नंबर मिल गए जितने मिलने थे अब तुम्हारी हैंडराइटिंग की बात है ना, देख लेते हैं, देखते हैं सर। तो ये क्या कह रहा है, 300 केल्विन तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर एक हाइड्रोकार्बन के 10 ml को पूर्ण दहन किया गया, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो आनी चाहिए हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कभी भी दिया हो तो मान लो CXHY, सी एच क्या बोल रहा हूँ मैं, CXHY का जब पूर्ण दहन होगा तो ये आपको बना के देगा CO2, और साथ में आपको मिलेगा पानी, साथ में आपको वाटर मिलेगा। बैलेंस करूं तो ये बनेगा x प्लस वाई बाई फोर, और बैलेंस करूं तो ये बनेगा x और ये बनेगा y बाई टू। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। अब तुम सोचो, सवेरे से, मतलब मैं अभी लगभग लगभग चौथा घंटा हो गया लगातार बोलते बोलते बोलते, 2 घंटे की लाइव क्लास, फिर 2 घंटे आपकी क्लास। अब मैंने ऐसे बोल दिया 2 घंटे की लाइव क्लास, अब तुम चिल्लाने लगोगे सर लाइव 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 लाइव। कोई लाइव नहीं मिलेगा समझे, कोई लाइव नहीं मिलेगा सर। आगे आते हैं। हाँ भाई, तो अब क्या दे रखा है सर हमें, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, इसको साइड में कर देते हैं। ये इसलिए दे रखा है कि फिक्स है, ये इसलिए दे रखा है कि अब इसको देने के बाद फिक्स हो गया ये। तो एक हाइड्रोकार्बन का 10 ml, ठीक है सर, ये 10 ml था। अगर ये 10 ml पूर्ण रूप से दहन करेगा तो ऑक्सीजन कितना लगेगा सर, तो तुम अपने दिल पे हाथ रख के क्या ये कह सकते हो, तुम अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हो सर ऑक्सीजन जो लगेगा वो 10 × x प्लस वाई बाई फोर लगेगा। और सर CO2 कितना बनेगा, तो CO2 बनेगा सर 10x, और पानी कितना बनेगा, तो पानी लिक्विड है, इसके आयतन का कोई लेना देना नहीं है। अब हमें सवाल में दो बातें दे रखी है, अब हमें सवाल में दो बातें दे रखी है। एक तो ऑक्सीजन जो लगा था उसका आयतन दे रखा है, कितना लगा था सर, 55 ml O2 की आवश्यकता होती है, तो ये बराबर 55, और 10x किसके बराबर दे रखा है सर, 40 के। तो सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 10 ml। अब तुम्हें लगेगा सर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, अब नहीं लिखता हूं डायरेक्ट, क्या लिखूंगा, तो ऐसे लिख दूं 10x बराबर 40, तो x बराबर 4। अब खुश हो, अच्छा x बराबर 10 लिख दिया क्या, x बराबर 4 ml, अब खुश हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर तो एकदम डायरेक्ट लिख देते हैं। अबे अब तुम्हारी उम्र गई कि तुम्हें ऐसे बताया जाए बेटा पहले दोनों पैरों पे खड़े होते हैं फिर यहां से चल के वहां तक जाते हैं। अब तो बेटा तुम दौड़ना नहीं, अब छलांग लगाना सीखना होगा। अब क्या करना है सर, अब हमें छलांग लगाना है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करते हुए बहुत बेसिक बातें बताई, सब कुछ सिखाया, पर छलांग भी तो हम ही लगाएंगे सर, छलांग भी तो हम ही लगाएंगे। तो ये x बराबर 4 ml हो गया सर, ये x बराबर 4 ml हो गया। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना, यस सर, ठीक है सर। x बराबर 4 ml हो गया, और हम कहाँ थे, अच्छा x बराबर 4 ml क्यों, ml से ml तो हटाओ, x बराबर 4 हो गया अभी के लिए।
एक्स बराबर जैसे ही 4 आया सर, एक्स बराबर जैसे ही 4 आया, इसको सॉल्व कर लो। आप लिखोगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, ये 55 के बराबर है। एक्स का मान हमने कितना रखा था, एक्स का मान हमने कितना रखा था 4, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 4 प्लस वाई बाई 4 किसके बराबर है सर, 55 के। और हम लिखेंगे 40 प्लस 10 y/4 बराबर 55। और यहां से हम आगे लिख सकते हैं, देखो 10 y/4 मतलब 5 y/2, ये किसके बराबर है, तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, 15 के बराबर है सर। काट दो इसको, 3 आएगा। y कितना आया सर, 6 आया। तो x आया 4, y आया 6, ये हो गया आंसर। देखो मजेदार बात तो ये है, मैंने जब इस सवाल को देखा था, तो इस सवाल को देख के सबसे हंसी मेरे को आई कि ये क्यों दे रखा है। फिर मेरे को पता चला कि कुछ एक बच्चे हैं, बोले सर इतना खतरनाक, ये सबसे अलग था, हमें लगा ऐसा ही कुछ होना चाहिए, तो इसको टिक करके आ गए। अबे क्लोरीन तो कहीं है ही नहीं। जेई वालों, थोड़ी तो शर्म कर लो। इतने पैसे खर्च करते हैं बच्चे, 1000 1000 रुपए, 1500 1500 रुपए एक एक बच्चा पैसा देता है। 10 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10 10 लाख, 12 12 लाख, और तुम ऐसे ऐसे ऑप्शन बना रहे हो यार। ऐसे नहीं चलेगा भाई, काम करना पड़ेगा जेई वालों। अच्छे से ऑप्शन बनाओ, कठिन करो पेपर को, क्योंकि पेपर जब कठिन होगा ना, तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो सिलेक्ट होगा। पेपर जब आसान होगा तो किस्मत पे सिलेक्शन होता है सर। बोलो बात समझ में आई सर, हाँ या ना। अब ये 6 सवाल हो गए, 6 सवाल अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। मेरी भी आज एनर्जी थोड़ी अप डाउन है, ऐसे नहीं, टेंशन नहीं लेना है। फिर कुछ आंदोलन करता आ जाएंगे, आंदोलनकारी लोग आ जाएंगे कि अरे ऐसा करो वैसा करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये कर लिया ना, अब तुम तैयार रहो अगले संडे के लिए। अगले संडे को तुम्हें एक क्लास अपलोड करके मिलेगी सर, और उस क्लास में केवल और केवल सवाल होंगे, पीवाईक्यूज, अच्छे सवाल, तगड़े सवाल, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, मतलब जो तुरंत हो जाए करने में। उसकी डिस्कशन क्लास रखेंगे, 10 से 15 सवाल रखूंगा मैं, और उस पे अपन सॉल्व करेंगे। याद रखना, ये तैयार रहना, तो पूरा रिवीजन एक बारी कर लेना सर, पूरा रिवीजन एक बारी कर लेना। तो हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी समाप्त कर दिया है। अच्छा, इस डीपीपी में, इस ओ सॉरी इस पीपीटी, ये जब पीपीटी आपको मिलेगी ना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे सर फिर क्लास थोड़ी छोटी हो गई सर। तो मैंने बोला कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनके वजह से क्लास छोटी हो जाती है। जैसे अब बोलना भी तो ठीक नहीं यार, तुम लोगों के साथ क्या है, तुम लोगों के साथ तो ऐसे आदमी है ना, भाईचारे में बात भी नहीं कर सकता। कुछ आदमी बात बताएगा, तुम बोलोगे अरे ई कर दिया, वो कर दिया, नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक से। अबे सब पढ़ा दिया मेरे भाई, तुम जेई के सवाल को करोगे नहीं, आग लगा दोगे, मार्केट में आग लगा दोगे, आग। समझे, तो डरो मत सर, पीवाईक्यूज करो। मैंने पहले ही बोल रखा है, शायद आपका एक टेलीग्राम चैनल भी बना है ना, हाँ मैं देख रहा था एक बारी कुछ कुछ चीज़ें उस पे। तो शायद आपका टेलीग्राम चैनल भी बना है, डाउट्स वगैरह पूछो, उसमें केवल पढ़ाई की बातें करो और अच्छे से पढ़ो। नेतागिरी, नेतागिरी क्या फायदा सर, जिंदगी में नेतागिरी करके क्या होता है, बताओ ना। नवजोत सिंह सिद्धू सोच रहा था हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, गायब हो गया। लालू यादव रिम्स अस्पताल में झारखंड में बंद है, बंद है एक तरीके से कितने सालों से। तो नेतागिरी में तो फायदा नहीं है सर, नेतागिरी में फायदा नहीं है। नेतागिरी का सबसे बड़ा नुकसान है, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो बहुत पैसा कमा लो, मतलब अरबपति बन जाओगे सर, खरबपति बन जाओगे सर, लेकिन तुम्हारे बच्चे बेकार हो जाएंगे। फिर उनको लगा खैरात में सब मिल रहा है, और जहाँ किसी बच्चे के मन में ख्याल आ गया कि खैरात में मिला है, तो बस फिर तो कुछ नहीं करेंगे, फिर बैठेंगे ऐसे रिवाल्वर लेके कहीं, क्या बोलते हैं उसमें जा रहे हैं, मान लो, अरे का टोल टैक्स वाले में गोली मार देंगे उसको, बोलेंगे बहुत गुस्सा दिला दिया भाई, इतना गुस्सा तो हमको किसी ने नहीं दिलाया आज तक। किसी दिन तुम गुस्सा दिलाओगे, तुमको उड़ा देंगे, बोलेंगे पापा बहुत तंग कर रहे हैं, अब हमको लगता है हम ही कुर्सी पे आना होगा। ठीक है, तो राजनीति वाजनीति चक्कर मत पड़ो यार, राजनीति करना तो पहले पढ़ो लिखो, इज्जतदार आदमी बनो ना। राजनीति में तब आओ ना, मनोहर पर्रिकर भी तो थे राजनीति में, पर आईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट आदमी। तो पढ़ो लिखो फिर आओ राजनीति में, पढ़ लिख के आओ, ऐसे मतलब झोला छाप स्थिति मत आना कभी राजनीति में, कोई इज्जत नहीं करेगा, पीठ पीछे बोलेंगे। हाँ भाई, तो इसके बाद आपको कुछ एक और सवाल मिलेंगे, 4 एक सवाल और। तो अगर आपको ऐसा लगता है लेक्चर टाइम छोटा है, तो करो ना यार उस टाइम पे वो 4 सवाल, 2 2 मिनट पॉज करके, क्योंकि 2 2 मिनट पॉज करने में ऐसे ही 12 15 मिनट का लेक्चर बढ़ जाता है। तो आप इसको करो और कमेंट, टोटल 10 सवाल हो जाएंगे सर, 6 ये 4 और, तो टोटल 10 सवाल हो जाएंगे।
इन 10 सवाल के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे कितना आया, और ये भी कमेंट करना कि मजा आया कि नहीं पढ़ने में मोल कॉन्सेप्ट। बेटा मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और अगर अभी भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं दो बातें बताता हूँ। सबसे पहला, तुम सीरियस बंदे नहीं हो तैयारी को लेकर के, और दूसरी बात, तुम कुछ और खोज रहे हो। कुछ और का मतलब तुम्हें अभी पता नहीं है कि पढ़ना है, पढ़ के जेई होता है। तुमको अभी समझ नहीं आया कि पढ़ने के बाद जेई होता है। ऐसे बस बातचीत करने से जेई नहीं निकलता है मेरे भाई, और निकल भी जाएगा तो फिर। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ यार। मैं जैसे, देखो क्या होता है ना, जब बच्चा तैयारी करता है तब उसको लगता है कि नहीं नहीं सीधा आईटी बॉम्बे सीएसई। अभी तुम में से कुछ लोग उस पेज में होंगे, तो उनको लगता है कि अरे मतलब इस मास्टर तो ठीक से पढ़ा ही नहीं रहा है, मास्टर वो मास्टर को आता ही नहीं है, ऐसा भी लगता है बच्चों को। तुम गलत नहीं हो, मैं मानता हूँ तुम नादान हो सर। तुमको गलत क्यों बोलूंगा, तुम तो अभी नादान हो, अभी जानते क्या हो, दुनिया देखी कहाँ है तुमने। तो अभी तो तुम्हें ऐसा लगता है। और दिक्कत पता क्या है, तुम ही 6 महीने के बाद जब जेई मेन का पेपर दे के आओगे तो बोलोगे सर देखो कैसे बात करते हैं बच्चे, बात कैसे, पहले तो आईटी बॉम्बे का सीएस, उसके नीचे कुछ सोचा ही नहीं। उसके बाद सीधा बोलेंगे जब रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा तब ऐसे फोन आएगा, सर मतलब अगर एनआईटी, अरे इस तरफ क्या है यार, कौन सा एनआईटी है यार, देखो मेरे दिमाग से नाम भी, हमीरपुर या कौन इधर है ना यार नॉर्थ ईस्ट में। तो सर नॉर्थ ईस्ट वाली एनआईटी मिल रही है या लो रैंक्ड एनआईटी मिल रही है सर, उसमें भी तो अच्छा ही होता है सर, उसमें भी ले लेते हैं ना सर, कोई ब्रांच ले ही लेते हैं, वहां भी तो मेहनत ही करनी है सर, आईटी में भी मेहनत करनी, वहां भी मेहनत। अबे जब मेहनत करनी थी तब तुमसे किया नहीं गया, और इंजीनियरिंग में जहाँ लोग खाली मस्ती करते हैं वहां तुम मेहनत कर लोगे बे, हमको ही सिखा रहे हो। तो बेटा ये सब चक्कर में मत पड़ोगे, ऐसा करना वैसा, अभी मेहनत कर लो भाई। इंजीनियरिंग में तो सब मस्ती करते हैं, तो अभी मेहनत कर लो। बाकी वहां पढ़ने का मन होगा पढ़ना, नहीं मन होगा मत पढ़ना, पास हो जाओगे अच्छा कर जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर प्लीज अभी मेहनत करो भाई। ऐसा मत बनो ऐसा एग्जाम्पल कि सर पहले तो सीधा आईटी बॉम्बे में क्या करना है क्या करना है क्या करना है, और जब रिजल्ट आया हमने पूछा हाँ भाई बॉम्बे, तो बोला सर मतलब कोई भी एनआईटी में सर कोई ब्रांच तो ऐसा खराब तो नहीं होता है सर। ऐसा मतलब हर साल कईयों एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये सब चक्कर में मत पड़ो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया से 4 सवाल और मिलेंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से करो, उनको बहुत अच्छे तरीके से करो। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उन 4 सवालों को करें, इसी लेक्चर में हम करें, वो आपको पीपीटी मिल जाएगी, लेक्चर देखते देखते पीपीटी देख के कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ें। याद रखना सर, अगले संडे वार करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ, तगड़े तगड़े सवाल आपको देखेंगे कि कितनी मतलब कितनी तैयारी चल रही है, कितनी मेहनत तुम कर रहे हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सर अपना।